हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम लोग अपनी नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। 6 लेक्चर्स मैंने मेरा रिफ्लेक्शन पे दे दिया, आज 7वां लेक्चर है। मेरे ख्याल से एक तो लेक्चर और होंगे, बस उसके बाद रिफ्लेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? क्योंकि जल्दी जल्दी सिलेबस कवर भी करना है और आपको रिवीजन भी करना है, तो चीज़ें जल्दी होनी चाहिए, ठीक है? आज हम लोग लेक्चर 7 स्टार्ट करेंगे। अच्छा, लेक्चर 6 में हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशंस पढ़े थे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर से। दोनों मिरर्स के साइन कन्वेंशन पढ़े थे, ठीक है? आज हम पढ़ेंगे कि इन दोनों में जो R इज इक्वल टू 2F का जो रिलेशन है उसको कैसे प्रूव किया जाएगा, ठीक है? इजी तरीका है, 2 मिनट देख लीजिए, उसको सही हो जाएगा वो। बहुत आसान तरीका है। R इज इक्वल टू 2F हो जाएगा, उसके बाद यूजेस बता देंगे, फिर उसके बाद आपका क्या होगा, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल्स। ये तीन चार टॉपिक छोटे छोटे बचे हैं। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूजेस ही देख लेते हैं, खत्म करते हैं इस यूजेस को, है ना? तो सबसे पहले है यूजेस, हम देख रहे हैं, ठीक है? तो यूजेस में पहला जो है आपका कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज होता है, बस डॉट डॉट करके मैं हेडिंग बता दे रहा हूँ कहाँ कहाँ यूज करते हैं आप, ठीक है? तो कॉनकेव मिरर का ज़्यादातर यूज़ आपको पता है कहाँ करते हैं हम लोग। कॉनकेव मिरर का यूज़ ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, आप देखे होंगे सैलून वगैरह में जाते हैं तो जो सैलून में जो मिरर लगा होता है वो भी यही होता है। तो इसको कह सकते हैं हम लोग मेकअप एंड सेविंग मिरर, है ना? सेविंग मिरर, ठीक है? मेकअप एंड सेविंग मिरर हो जाएगा पहला यूज। दूसरा यूज क्या करते हैं, डेंटिस्ट मिरर में भी इसको यूज किया जाता है। डेंटिस्ट मिरर मतलब आपने देखा होगा कि जो ईयर, है ना, दांतों के, आंखों के और नाक के जो डॉक्टर्स होते हैं वो अपने सर पे, यहाँ पे देखिए, कभी डॉक्टर कान चेक करता है, देखा होगा आपने, गोला से यहाँ पे सर पे बस लगाया रहता है ना, इस तरह से बात करके यहाँ पे, जिससे कि टॉर्च मारता है तो लाइट जाती है और रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या करती है, फिर से लाइट को वो एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेट कर देता है। इससे अंदर की चीज़ें क्या होती हैं, बिल्कुल क्लियरली सीन होती है और वो ऑपरेट करने में आसानी हो जाती है उसको। इसलिए इसको डेंटिस्ट मिरर भी हम लोग कहते हैं, ठीक है? डेंटिस्ट मिरर। तीसरा फ्लड लाइट भी इसको कहा जाता है, ठीक है? फ्लड लाइट में भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है? क्या आता है ये, फ्लड लाइट, ठीक। चौथा seeing the speed of a car, है ना? स्पीड ऑफ कार, डिस्प्लेइंग द स्पीड ऑफ अ कार, डिस्प्लेइंग द स्पीड ऑफ कार, है ना? कार में जो स्पीड आपकी जो शो करती है उसमें जो मिरर लगा होता है, आपने देखा होगा, है ना? जो स्पीड शो करती है उसमें भी जो कौन सा मिरर होता है हमारा, यही मिरर होता है, ठीक? इतने ठीक है। और भी है, बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है? दूसरा कॉन्वेक्स का देख लेते हैं। कॉन्वेक्स का तो आप सबसे अच्छा यूज जानते ही होंगे। कॉन्वेक्स का सबसे अच्छा यूज क्या होता है, साइड मिरर ना, ठीक है? साइड मिरर हो गया, लिख लीजिए इसको, साइड मिरर फॉर वाइडर व्यू ना, फॉर साइड मिरर फॉर, हाँ, साइड मिरर फॉर वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, ये हो गया हमारा। और इसका यूज जो है और भी हम यूज करते हैं। आपने कभी देखा होगा कि कभी मॉल वगैरह चले जाइए या फिर बड़ी शॉप्स में जाइए तो उनके पास मिरर्स लगे होते हैं कुछ, है ना? वो सिक्योरिटी पर्पज से होते हैं वो, जैसे कि क्या कर सकते हैं वो, दूर से अगर कहीं का कैमरा वगैरह नहीं है आपका तो वो मिरर लगाए थे तो उसमें इसकी जो वाइडर व्यू होती है जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, दूर की चीज़ों को आसानी से देख लेते हैं। तो इसमें इसका दूसरा यूज भी आप लिख सकते हैं, फॉर सिक्योरिटी पर्पजेस, फॉर सिक्योरिटी पर्पज इन big shops
इन बिग शॉप्स एंड मॉल। ठीक है, मॉल्स वगैरह में, बिग शॉप्स में आपके सिक्योरिटी पर्पस के लिए ये लगाए जाते हैं आपके। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा यूजेस में, इतना याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यूजेस नोट करके अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आज का है आपका जो है, आपका जो नेक्स्ट है आपका R इज इक्वल टू, हेडिंग क्या रहेगी आपकी, डिराइवेशन ऑफ R इज इक्वल टू 2F फॉर spherical mirrors। ठीक है, थोड़ा जुकाम हो गया तो आवाज़ शायद हो सकती है, सुनने में प्रॉब्लम हो रही होगी आपको। तो डिराइवेशन ऑफ R इज इक्वल टू 2F फॉर स्फेरिकल मिरर्स के लिए हम लोग ये आज पढ़ेंगे कि R इज इक्वल टू 2F कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए कैसे होता है। इसका प्रूवेंस एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, आए भी कई बार। तो चलिए एक एक करके देखते हैं हम लोग हेडिंग में। पहला आपका जो रहेगा वो रहेगा कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के लिए है ना, R इज इक्वल टू 2F का प्रूवेंस कैसे किया जाएगा। तो चलिए इसका पहले डायग्राम मैं बता रहा हूँ आपको, फिर उसके बाद इसका हम लोग प्रूवेंस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। ठीक है, अब ये फोकल लेंथ हो गया। ठीक, अगर कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट ट्रैवल करे प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आपको पता है कि रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से पास होगी, फोकस से। ठीक, लाइट पहले हो जाएगी, फोकस से पास करेगी। दूसरी लाइट हम इसके बीच में एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। और कभी भी आप पैरेलल रे और रिफ्लेक्टेड रे, मतलब इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में अगर नॉर्मल ड्रॉ करना चाहते हैं, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, तो वो जो आपकी परपेंडिकुलर जो नॉर्मल होती है वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। ठीक, तो यहाँ से मैं अगर एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ यहाँ से, तो ये कहाँ से पास होगी, बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, ये आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये क्या है, नॉर्मल है आपका। ठीक, तो इंसिडेंस रे का नाम दे रहा हूँ मैं P, इसका पॉइंट का नाम दे रहा हूँ Q, और ये हो गया R, और इस नॉर्मल का नाम दे देता हूँ मैं S। इसको थोड़ा स्ट्रेट कर दीजिए। ओके, ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, QS। ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये फोकस हो गया। ठीक, तो आप देखिए, ध्यान से देखिए सभी लोग। तो अगर मैं कहूँ ये इंसिडेंस रे है और ये नॉर्मल है, तो इसके बीच का यहाँ पे जो एंगल दिख रहा होगा आपको, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, है, लिखते भी चलेंगे। ठीक है, लिखते भी चलिए। हाँ, ये पॉइंट आप नाम दे दीजिए जरूर। ये पोल है आपका, आप पोल को P से तो लिख दिया आपने यहाँ पे, तो एक काम करिए, इसको G से कर दीजिए, आप पोल को G से दिखा दीजिए। तो एंगल आपका कौन सा है, PQS। एंगल PQS इज इक्वल टू I, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा ये एंगल ऑफ क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। एंड एंगल कौन सा, हाँ, RQS इज इक्वल टू क्या होगा, I। इसको आप चाहे लिख दीजिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हमने लेक्चर नोट कर लिया। अब आप देखिए जरा, एक ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा,
ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, इसमें ये लाइट और ये लाइट प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंस रे दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में सेम होंगे, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दोनों। लिख लीजिए एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल QC, ये वाला एंगल QCF इज इक्वल टू I। ठीक है, तो यहाँ से QCF मिल गया हमको, I के बराबर हो गया। क्लियर सबको? अब देखिए ये जो एंगल है, ये एंगल मिल गया हमको, R और R मिल गया। अब आप जानते हैं कि ट्रायंगल नाउ इन ट्रायंगल QCF, ये वाला ट्रायंगल देखिए QCF में, है ना, जब दो QCF में आप क्या चाहेंगे, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। कौन से लॉ है ये? रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। इंसिडेंस एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में मैंने बताया था आपको ये लॉ के बारे में, ठीक है। तो ये है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R के बराबर, मतलब ये, है ना, एंगल I इज इक्वल टू R। सो क्या मिल जाएगा आपको, I हो जाएगा QCF इज इक्वल टू R किसके बराबर है, CQF के बराबर, है ना। दोनों एंगल बराबर है तो इन दोनों भी हमारे सेम हो जाएंगे, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है। और जब दोनों एंगल सेम है एक ही ट्रायंगल में, तो दोनों के अपोजिट साइड्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। सो क्या हो जाएगा, QCF I के सामने की साइड कौन सी है हमारी, QF, है ना, या FQ कर दीजिए, FQ इज इक्वल टू R के सामने की साइड क्या है, FC, QF इज इक्वल टू FQ इज इक्वल टू FC बाई ट्रायंगल थ्योरम, है ना। कौन से थ्योरम से हो गई, बाय थ्योरम ऑफ ट्रायंगल, तो थ्योरम के ट्रायंगल से ये दोनों हमारे क्या हो गए, साइड सेम हो गई, ठीक है। मतलब ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल हो गए हमारा। अब हम कहते हैं कि चलिए अगर हम सपोज करें, इतना समझ में आ गया होगा आपको, नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं दिक्कत हो रही तो वीडियो को पॉज करिए और देखिए कहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं कहूँ कि थोड़ा सा जगह यही बनाता हूँ, नाउ इफ पॉइंट Q is very close to G, अगर हम Q को G के पास अगर बहुत क्लोज लेट करें, अगर सपोज करो कि पॉइंट Q जो है आपके G के पास बहुत ही क्लोज है, बहुत पास है, तो हमारी जो डिस्टेंस FQ होगी वो, हम अगर ये पॉइंट यहाँ चला है तो FQ जो होगा FG के बराबर हो जाएगा। तो ये लिखा है मैंने, नाउ इफ पॉइंट Q इज वेरी क्लोज टू G देन FQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, FG के बराबर, ठीक है। FQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, FG के बराबर हो जाएगा, FQ इज इक्वल टू FG। अब यहाँ पे ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट था और यहाँ पे इक्वेशन हमारा सेकंड है। तो अब देखिए क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो FQ देखिए FC के बराबर है और FQ जो है FG के बराबर है, तो FQ FQ दोनों साइड है, जब लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट भी क्या होगा, इक्वल होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो क्या मिल जाएगा आपको, FC इज इक्वल टू FG, ये आपका मिल जाएगा यहाँ से, है ना। और हमारी जो FG होती है, FG जो है वो किसके बराबर है, फोकल लेंथ के F के बराबर होती है ना, ये फोकल लेंथ के बराबर है ना, ये डिस्टेंस, ये स्मॉल f होती है हमारी, ठीक है। तो अब अगर कर्वेचर की बात करें तो क्या होगा हमारा, CG रेडियस ऑफ कर्वेचर R इज इक्वल टू, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है हमारा R वो किसके बराबर है, क्योंकि इन्हीं दोनों के सम के बराबर होगा ना, FC प्लस FG। तो
तो एफ सी भी हमारा कितना है, एफ है, एफ जी भी हमारा कितना है, एफ है, एफ प्लस एफ। तो आर इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, 2। आर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, 2f के बराबर। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से, समझ में आ रहा है। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो हमको क्या करिए, आप बता दीजिएगा। f प्लस एफ हमारा ये इसके बराबर आएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा जूम कर दिया मैंने कि आपको दिखाई ना दे रहा होगा, तो एकदम अच्छे से इसको नोट कर लीजिए इसको, है ना, और समझ करके अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, जहाँ भी दिक्कत होगी आप वीडियो में कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा फिर से। चलिए, तो ये हो गया कॉन्केव का। अब आते हैं कॉन्वेक्स पे। कॉन्वेक्स पे भी जल्दी से खत्म करते हैं। ईजी है, लेकिन एग्जाम में बोर्ड में आया हुआ है प्रूवेंस में, क्योंकि मिरर फार्मूला तो अब सिलेबस में है नहीं। ठीक है, मिरर फार्मूला सिलेबस में है नहीं, लेकिन ये फार्मूला अभी भी है सिलेबस में। ठीक है, तो आने के चांसेस हैं अभी। चलिए, डिराइवेशन हो गया हमारे कॉन्केव से। अब लास्ट हमारा बचता है कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर से। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर का भी डायग्राम बना लेते हैं। देखिए, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। अब यहाँ भी जो होगा हम पैरेलल लाइट्स यूज करेंगे, जैसे वहाँ पे था सब कुछ बताया था वैसे यहाँ भी होगा। तो सबसे पहले एक पैरेलल रे लिया हमने, और आपको पता है कि पैरेलल रे क्या होती है, डाइवर्ज हो जाती है। बट ऐसा अपीयर्ड होता है कि ये कहाँ से आ रही है, फोकस से, है ना। ऐसा अपीयर्ड होगा कि कहाँ से आ रही है, फोकस से। ठीक है, ये हो गया फोकस हमारा। और दूसरा लाइट हमने क्या किया था, हमने कहा था कि इनके बीच में हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और वो नॉर्मल हमेशा कहाँ से पास होती है, कर्वेचर से। ठीक, तो हाँ चलिए ठीक बनाइए। तो एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं हम लोग यहाँ से, ऐसे बिल्कुल नॉर्मल। तो ये नॉर्मल जो होगा बिल्कुल कहाँ से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, है ना। मैं नाम सारे पॉइंट्स का वही दे देता हूँ फिर से। P ये पॉइंट हो जाएगा Q, और ये हो जाएगा R, और ये हो जाएगा X। ठीक है, ये पॉइंट हमारा क्या था, G। कुछ भी नाम दे सकते हैं हम लोग, जो भी दिया था पिछली बार, जो कॉन्केव में दिया था वही कॉन्वेक्स में कर दे रहा हूँ। ठीक, ये डायग्राम बनेगा। फिर एंगल के बारे में देखिए, ये इंसिडेंस रे है और ये नॉर्मल है हमारा, है ना। ये वाला नॉर्मल है, ये रे है। नॉर्मल रे में मैंने एरो बनाया है, देखिए, है ना। और नॉर्मल में हमने कोई रे नहीं बनाया है, क्योंकि नॉर्मल कोई एक सिंपल सा एक लाइन है बस। ठीक है, दिख रहा होगा आपको सब। तो ये इंसिडेंस है और ये नॉर्मल हो गया, तो इनके बीच का ये जो एंगल होगा ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, और दूसरा ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तो इनके बीच का ये एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, R। ठीक है, तो अब देखिए फिर से वही चीज, ये लाइट और ये लाइट पैरेलल है ना। ये लाइन दोनों पैरेलल है, और ये देखिए ये लाइन इसको कट कर रही है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों कितना होगा, ये भी एंगल I के बराबर होगा, है ना। ये एंगल I के बराबर होगा, और ये देखिए एंगल और ये वाला, ये और ये एंगल दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो ये भी एंगल कितना होगा, R। लिख देते हैं पहले, क्या लिखेंगे इसमें, जैसे जैसे ऐसे था वही लिख दीजिए आप। पहले एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और उसके बाद RQS ये जो है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन हो गया, और QSC, SC इज क्या है हमारा, नॉर्मल। SC इज अ नॉर्मल, है ना, नॉर्मल या परपेंडिकुलर। SC हमारा क्या है, नॉर्मल है।
अब दोनों एंगल मिल गए तो आपको पता है कि पी क्यू पैरेलल टू जी सी है ना, पी क्यू जो है जी सी के पैरेलल है, मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, या लिख दो चाहे तो पी क्यू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक। सो जब पैरेलल है, पैरेलल हो गया, एंड कौन सी लाइन कट कर रही है, एस सी, एंड एस सी कट एंड एस सी intersected and SC line intersect it। SC line क्या कर रही है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो यहाँ एंगल बनेगा, एंगल कौन सा आपका SCG है ना, या QCG कर दीजिए ये वाली एंगल, PQS जो होगा हमारा, तो एंगल जो होगा PQS होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, QCG के, और ये कितना है हमारा I पे, है। अल्टरनेट ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं दोनों, लिख दीजिए आप चाहे तो। ये कौन से एंगल है हमारे, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। दूसरा, अब ट्रायंगल, इसी ट्रायंगल देखिए, फिर से नाम लिखिए, नाउ इन ट्रायंगल QCF है ना, FCQ एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, किस लॉ से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आपको दोनों एंगल इक्वल मिल जाएंगे, और जब दोनों एंगल इक्वल हो गए तो इनके अपोजिट साइड्स भी क्या होते हैं, इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल जो दोनों इक्वल है हमारे, तो I के सामने का जो साइड है देखिए कौन सा है, FQ। सो FQ इज इक्वल टू R के सामने का साइड जो है वो है FC। सो FQ इज इक्वल टू FC, ये हो जाएगा बाय थ्योरम ऑफ ट्रायंगल, है ना, या बाय थ्योरम ऑफ ट्रायंगल के थ्योरम से मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, इसको हमने इक्वेशन 1 डाल दिया, ठीक है। अब इधर आते हैं, फिर वही लेट करेंगे, ठीक है, फिर से वही, कौन सा ट्रायंगल, हाँ ये हो गया, ट्रायंगल हो गया ना, इसमें ये दोनों साइड बराबर हो गए। अब जब दोनों साइड हो गए तो फिर लिख करते हैं कि क्यू हमारा कहाँ पे हो, जी के पास। इफ पॉइंट क्यू इज वेरी क्लोज टू पॉइंट जी, अगर क्यू जो है जी के बहुत पास होता तो हम क्या लिख करते हैं, वेरी क्लोज टू जी, देन क्या हो जाता हमारा, देन क्या होता है, जो FQ था ये चला आता है यहाँ पे जी के पास, तो FQ इज इक्वल टू क्या हो जाता है, FG, देन FQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, FG, ठीक। ये इक्वेशन हो गया हमारा सेकंड, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखिए, FQ आपका FC के बराबर है और FQ जो है वहाँ पे FG के बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से देखिए क्या मिला आपको कि FC इज इक्वल टू क्या मिल गया, FG, और जो FC है आपका FG है, FG किसके बराबर है, ये फोकल लेंथ के बराबर है, इसको फोकल लेंथ कहते हैं हम लोग, ये F हो गया है। जब F के बराबर हो गया तो अब निकालेंगे क्या बाद में, इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर R इज इक्वल टू क्या होगा, ये R कितना होगा, FC प्लस FG के बराबर है ना, FG प्लस FC, और FG भी F है, और ये देखिए FG F है तो FC भी F हो गई, ये भी F हो गया, तो यहाँ से मिल गया R इज इक्वल टू 2F। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, अच्छे से डायग्राम बना के मैंने आपको समझा दिया है, एकदम अच्छे से बिना किसी संकोच के आप इसको क्या करिए, सॉल्व करिए, कॉपी पे बनाइए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है, कोई भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। ये हो गया आपका। अब मेरे ख्याल से एक छोटा सा चीज़ और बचा हुआ है जो कि लीनियर मैग्नीफिकेशन है, और उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को करेंगे समाप्त, ठीक है, टॉपिक हो जाएगा आपका समाप्त। फिर उसके बाद एक लेक्चर, ये 7वां लेक्चर और 8वां लेक्चर आपका लास्ट होगा, जो कि न्यूमेरिकल के लिए होगा।
ठीक है। तो मिरर से रिलेटेड जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं मैं उन सभी से रिलेटेड एक एक दो क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। ठीक, तो चलिए इसको आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं हम। वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट में बताते तो हैं कि सर बहुत अच्छा है, ये वो इतना, है ना। तो आप शेयर नहीं कर रहे इसको, बताओ और बच्चों तक इसको शेयर करिए, थोड़ा पहुँचे। अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप, ठीक है, आप कोई कॉस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, पैसे नहीं लग रहे, फ्री है, तो आप बाकी बच्चों तक भी शेयर करिए कि वो भी लोग इसका थोड़ा फायदा उठाएं। ठीक है, चलिए अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक से रिलेटेड। हमारा क्या टॉपिक है? लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन होता क्या है और इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, क्या होता है, कब इसका यूज होता है? देखिए लीनियर मैग्निफिकेशन का न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा यूज है ना। इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं मैग्निफिकेशन से रिलेटेड, तो उसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, है ना, साइज, मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइड 3 टाइम्स 2 टाइम्स, इस साइड से, इस सब से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं उनमें इन महाशय का बहुत ही ज़्यादा रोल है। ठीक है, तो इनको जानना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो पहले डिफिनीशन देख लीजिए क्या होता है। डिफिनीशन लिख लीजिए, मैं क्या कहता हूँ। देखिए मैग्निफिकेशन को हम लोग लिखते हैं, मैग्निफिकेशन जो होता है हमारा, मैग्निफिकेशन को m से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड m इज इक्वल टू क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो डिफिनीशन क्या बनाना है? डिफिनीशन तो आप ऐसे ही बता सकते हैं, क्या? द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन, है ना। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन, दैट्स इट। ओके, एकदम छोटा सा डिफिनीशन है, आप इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। अच्छा, इस मैग्निफिकेशन के लिए हम लोग फिर इसी को जब इक्वल लेते हैं तो जो डिस्टेंस है हमारा इमेज का, ऑब्जेक्ट का, उससे भी रिलेट करते हैं, तो वो भी किसके इक्वल आता है? -v/u के। ठीक है, मैंने आपको साइन कन्वेंशन में हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का साइन बताया है ना। इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से कितना होता है कि साइन उसका वो भी बताया साइन कन्वेंशन में, तो वहां वो आप साइन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया लीनियर मैग्निफिकेशन। m इज इक्वल टू hi/ho इज इक्वल टू -hv/u। मैं लिख दे रहा हूँ कि क्या क्या है ये। hi का मतलब है कि हाइट ऑफ इमेज, और ho का मतलब है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और u और v तो आप जानते ही हैं क्या होता है। u इज द डिस्टेंस, है ना, ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, एंड v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। ठीक, तो ये हो गया मैग्निफिकेशन। अच्छा, इसी में मैं इसका साइन कन्वेंशन भी बता दे रहा हूँ, छोटा सा है, देख लीजिए कि कब हम लोग किसका यूज करते हैं, है ना। तो दो टाइप के इमेजेस बनते हैं दोनों मिरर से हमारे, कॉन्केव से हमारा रियल और वर्चुअल दोनों बनता है, और कॉन्वेक्स से सिर्फ रियल बनता है। तो मैग्निफिकेशन जो होता है फॉर कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर के लिए जो m की वैल्यू होती है ना, m की वैल्यू होती है वो प्लस में भी होती है और माइनस में भी, है ना। रियल के लिए प्लस में और रियल के लिए माइनस में, और वर्चुअल के लिए प्लस में यूज करते हैं। और कॉन्वेक्स के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए m की वैल्यू क्या होती है? हमेशा प्लस होती है। ठीक है, प्लस ये किसके लिए होता है? माइनस फॉर रियल इमेज और प्लस फॉर वर्चुअल इमेज, है ना। जब भी आपकी इमेजेस बनेंगे, ठीक, और अगर वर्चुअल इमेज कहता है तो हम m की वैल्यू क्या करेंगे? प्लस में लेंगे, और अगर रियल इमेज कहता है तो m की वैल्यू क्या करेंगे? माइनस में लेंगे। अब m की वैल्यू लेना कैसे है, कैसे नहीं,
मैं आपको न्यूमेरिकल्स में बताऊंगा, ठीक है। आप इतना याद रखिएगा मिरर के लिए। तो कॉनकेव मिरर के लिए प्लस माइनस दोनों होता है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए ओनली प्लस होता है क्योंकि इससे रियल इमेज नहीं बनती है, इसलिए एम की वैल्यू क्या होगी, हमेशा प्लस में रहेगी। अच्छा, इनकी अब मैग्नीट्यूड से बात कर लेते हैं कि एम की वैल्यू क्या होगी। प्लस माइनस तो होगी, लेकिन देखो एक से बड़ी भी होती है हमारी, इसमें इमेज की साइज क्या होती है, बड़ी होती है, इसलिए मैग्नीफिकेशन में क्या रखेंगे, इमेज की साइज बड़ी होगी, ऑब्जेक्ट की छोटी, तो एम की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, इसलिए एम की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1 भी होती है। और तीसरे वाले कंडीशन में याद करिए, जब हमने बताया था कॉनकेव मिरर इमेज फॉर्मेशन, तो जब ऑब्जेक्ट आपका कर्वेचर पे था तो उस समय कर्वेचर पे ही इमेज बना था और इक्वल साइज का बना था। तो जब इक्वल साइज के बने तो एम की वैल्यू 1 के बराबर भी आएगी। तो ये इक्वल टू क्या होता है, 1 भी होता है, ग्रेटर देन 1 भी होता है, एम की वैल्यू इक्वल टू 1 भी होगा। और जब कर्वेचर से पहले थे हमारे ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड द कर्वेचर एट इंफिनिटी, उस केस में ऑब्जेक्ट बड़ा था, इमेज छोटी थी, तो एम की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 आएगी। तो इस केस में हमारा क्या आता है, एम की वैल्यू लेस देन 1 भी आता है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर के लिए एम की वैल्यू ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन 1 तीनों आते हैं, मतलब 1 से ज्यादा भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये हमेशा क्या होता है, लेस देन 1 रहेगा, प्लस में रहेगा और लेस देन 1 रहेगा, ठीक है। जैसे अगर मैंने कहा कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि सपोज if an object is placed in front of a concave mirror, है ना, in front of a concave mirror and 3 times magnified image is formed, तो image is formed में इमेज नहीं बताया गया, इमेज रियल है कि वर्चुअल है, क्योंकि रियल में भी हमारा ग्रेटर बनता है, मैग्नीफाइड होता है, और वर्चुअल में भी मैग्नीफाइड होता है, 6th कंडीशन, छठा वाला नंबर याद करिए। तो उस केस में हमें इमेज के लिए दोनों कंडीशन लगाने पड़ेंगे, तो हम इसमें बोल देते हैं 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, है ना, रियल इमेजेस फॉर्म होता है। तो रियल इमेज के लिए हम क्या लिखेंगे, एम की वैल्यू, तो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज बन रहा है, इसका मतलब एम की वैल्यू क्या होगी, -3 होगी, ठीक। बाकी एम की वैल्यू आप यहाँ से रख करके इन दोनों में रिलेशन निकालेंगे, फिर मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना, उसके बाद हम उसका क्वेश्चन अपना सॉल्व करेंगे, ठीक। अच्छा, लास्ट में एक छोटा सा मिरर फॉर्मूला आप लिख लीजिए, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/v, ये होता है आपका मिरर फॉर्मूला, ठीक है। ये अच्छे से नोट कर लीजिए। मिरर फॉर्मूला मैं प्रूफ करा देता, लेकिन आपके सिलेबस में है नहीं, तो टाइम वेस्ट करने की कोई बात है, मैं किसी और दिन एक्स्ट्रा क्लास लेकर के इसको अगर चाहूँ पढ़ा दूंगा, ठीक है। ये अब आपके 10th के सिलेबस में नहीं है, 12th में चला गया, ये 12th के बोर्ड में आता है। तो आज आपका ये लेक्चर समाप्त, है ना, रिफ्लेक्शन आज का टॉपिक जो था खत्म हो गया है, सिर्फ एक लेक्चर और है जो कि न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। मैं आपको टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स करके एक एक टाइप के दो क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, और आप अच्छे से लिख करके उस टाइप के क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, कैसा लगा वीडियो बताइएगा, प्रैक्टिस करिए, एग्जाम आने वाला है, स्टार्ट हो गया है आपका हाफ ईयरली, और जल्द ही बोर्ड भी आ जाएगा, तो जितना मेहनत करेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम होती है कहीं से भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मुझे याद कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करिए इसको जल्दी से।